नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग किंगडम जिसका नाम है किंगडम फंगी। जब भी हम फंगी का नाम सुनते हैं तो अक्सर मशरूम या ब्रेड पर उगने वाली फफूंद याद आती है। लेकिन फंगी का किंगडम सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनिजम्स तक सीमित नहीं है। फंगी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिक ग्रुप है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। फंगी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को इकोसिस्टम में रिसाइकल करते हैं और एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ फंगी यूजफुल होते हैं जबकि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किंगडम फंगी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका न्यूट्रिशन, बॉडी स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और मेजर ग्रुप्स को डिटेल में समझेंगे। साथ ही उन एनसीईआरटी पॉइंट्स पर भी फोकस करेंगे जो नीट एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं किंगडम फंगी की अद्भुत दुनिया में। फंगी एक यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। ये मॉर्फोलॉजी यानी बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिटेट दोनों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं। आपने मॉइस्ट ब्रेड या सड़े हुए फलों पर फंगी ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, बैक्टीरिया की तरह फंगी भी कॉस्मोपॉलिटन या यूबिक्विटस होते हैं। मतलब ये एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स सब जगह मिलते हैं। लेकिन इन्हें वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ग्रो करना ज़्यादा पसंद होता है। इसीलिए हम खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से खाना खराब ना हो जाए। अब फंगी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक तरफ मशरूम्स जैसे फंगी होते हैं जिसे हम खाते हैं। दूसरी तरफ टोडस्टूल्स जैसे फंगी होते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। मशरूम्स और टोडस्टूल्स देखने में लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। कुछ फंगी यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे यीस्ट, जिसका यूज़ ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। कुछ फंगी बहुत बेनिफिशियल होते हैं और एंटीबायोटिक्स का सोर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई थी। लेकिन सभी फंगी बेनिफिशियल नहीं होते। कुछ फंगी डिजीजेस भी कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हीट रस्ट डिजीज का कॉजेटिव फंगस पक्सीनिया है। इसी तरह सरसों के पत्तों पर जो सफ़ेद धब्बे दिखते हैं वो भी एक पैरासाइटिक फंगस के इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं फंगस के बॉडी स्ट्रक्चर की। दोस्तों, फंगी की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है और फंगी की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। ये दो बातें हमेशा के लिए याद रखना। यीस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है जिसके सेल्स राउंड या ओवल शेप्ड होते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अगर यीस्ट यूनिसेल्युलर है तो ये किंगडम फंगी में क्या कर रहा है? इसे तो किंगडम प्रोटिस्टा में होना चाहिए था, जिसमें सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, है ना? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, सो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यीस्ट को छोड़कर मोस्ट फंगी फिलामेंटस होते हैं। ये फिलामेंटस फंगी लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स से बने होते हैं जिन्हें हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफे मिलकर एक जाल या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। ये माइसीलियम फंगस का मेन बॉडी होता है। सिंपल भाषा में समझना है तो नूडल्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक नूडल स्ट्रैंड मतलब एक हाइफा, और बोल में बहुत सारे नूडल्स मिलकर जो जाल जैसा नेटवर्क बनाते हैं, वैसे ही कई हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। कुछ हाइफे कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह होते हैं जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे हाइफे को सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। इनमें सेप्टे नहीं होते, इसलिए इन्हें असेप्टेड हाइफे भी कहा जाता है। दूसरे हाइफे में सेप्टे या क्रॉसवॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें सेप्टेट हाइफे कहते हैं। ये सेप्टे
फंगल हाइफे को सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। अब हर सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई है, इसके बेसिस पर सेप्टेट हाइफे दो टाइप्स के हो सकते हैं, मोनोकैरियोटिक हाइफे या डाइकैरियोटिक हाइफे। मोनोकैरियोटिक हाइफे के अंदर हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। डाइकैरियोटिक हाइफे के अंदर हर एक सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं। ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं। इस डाइकैरियोटिक हाइफे के इमेज को देखकर बताइए, क्या हर एक डाइकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियाई सेम दिख रहे हैं या डिफरेंट? और क्या दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज है या अनफ्यूज्ड? सो दोस्तों, याद रखिए, डाइकैरियोटिक हाइफे में दो जेनेटिकली डिफरेंट अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई होते हैं। फिर से सुनो, डाइकैरियोटिक हाइफे में दो जेनेटिकली डिफरेंट अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई होते हैं। अब अगर नीट पेपर में यह स्टेटमेंट आया कि डाइकैरियोटिक सेल में दो न्यूक्लियाई है, इसलिए ये डिप्लॉयड सेल है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आपका जवाब क्या होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज्ड नहीं है। सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियाई सेपरेटली मौजूद है। इसलिए हम डाइकैरियोटिक सेल के लिए n+n लिखते हैं, नॉट 2n। मोनोकैरियोटिक हाइफे अपना खुद का जाल या नेटवर्क बनाएंगे, जिसे हम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। और डाइकैरियोटिक हाइफे उनका अपना नेटवर्क बनाएंगे, जिसे हम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। सो क्या आपको सेप्टेट एंड असेप्टेट हाइफे और मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम ये कंसेप्ट समझ में आ गए? ये सारे टर्म्स ध्यान से समझो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स अगर क्लियर ना हो तो किंगडम फंगी समझना मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। मोस्ट फंगी हेटेरोट्रोफिक होते हैं। फंगी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। इन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को फंगी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्योंकि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन अक्वायर करते हैं, इसलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। जो फंगी लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। फंगी सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी बना सकता है, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलजुल के रहना। फंगी और एल्गी के एसोसिएशन को लाइकेंस कहते हैं। फंगी और हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन को माइकोरिजा कहते हैं। फंगी को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिलहाल इन चारों क्लासेस के सिर्फ नाम याद रखना। वीडियो के एंड में हर एक क्लास को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब फंगल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंगी में रिप्रोडक्शन कई तरीकों से हो सकता है। पहला टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फंगस के एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट्स से ही नया फंगस डेवलप हो जाता है। फंगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है: फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन में माइसीलियम का कोई हिस्सा अलग हो जाता है और फेवरेबल कंडीशंस में नया फंगस बना देते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन कॉमन होता है। फिशन में एक सेल 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और बडिंग में पेरेंट सेल पर एक छोटा सा आउटग्रोथ यानी एक बड बनता है, जो बाद में अलग होकर नया इंडिविजुअल फंगस बना देता है। यीस्ट में बडिंग कॉमन होता है। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंगस बिना गैमेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन किए नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकता है। इस प्रोसेस में
फंगस असेक्सुअल स्पोर्स बनाता है और ये असेक्सुअल स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। हम जानते हैं फंगी की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है और फंगी को हैप्लॉइड असेक्सुअल स्पोर्स बनाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे माइटोसिस होगा या मियोसिस? आंसर इमेज में लिखा हुआ है। हैप्लॉइड माइसिलियम से हमें हैप्लॉइड असेक्सुअल स्पोर्स बनाने हैं, इसलिए यहाँ पे माइटोसिस होगा और इसी वजह से फंगी के असेक्सुअल स्पोर्स को माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। जब इन असेक्सुअल स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो ये जर्मिनेट होकर नया हैप्लॉइड माइसिलियम बना देते हैं। अब असेक्सुअल स्पोर्स किस तरह से बनते हैं, इसके बेसिस पर उन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजियम नाम की सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम एक स्पेशलाइज्ड हाइफा पर डेवलप होता है जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब क्योंकि स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, इसलिए इनकी फॉर्मेशन एंडोजेनस कहलाती है। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स फाइकोमाइसिटिस क्लास के फंगी में पाए जाते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन मोटिलिटी, स्पोरेंजियोस्पोर्स दो टाइप के होते हैं, अप्लानोस्पोर्स और जूओस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और जूओस्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो फ्लैजेला की मदद से पानी में स्विम कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, जूओस्पोर्स और अप्लानोस्पोर्स दोनों स्पोरेंजियोस्पोर्स के टाइप है, क्योंकि ये दोनों स्पोर्स सैक लाइक स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। कोनिडिया किसी सैक या स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनते, ये डायरेक्टली एक स्पेशलाइज्ड हाइफा के बाहर फॉर्म होते हैं। मतलब याद रखना, these conidia are exogenously formed। इन स्पेशलाइज्ड हाइफा को कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज क्लास की फंगी में दिखाई देते हैं। अब हमने देखा स्पोरेंजियोस्पोर्स फाइकोमाइसिटीज क्लास की फंगी में दिखाई देते हैं और कोनिडिया एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज क्लास की फंगी में दिखाई देते हैं। हमने बेसिडियोमाइसिटीज का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल स्पोर यूजुअली एब्सेंट होते हैं। फिर से सुनिए, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास की फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी में फंगी के जनरल डिस्क्रिप्शन में एक लाइन है, asexual reproduction is by spores called conidia और sporangiospours और zoospores। लेकिन हमने पढ़ा है असेक्सुअल स्पोर्स सिर्फ दो टाइप के होते हैं, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड जूओस्पोर इज अ टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। फिर एनसीईआरटी ने जूओस्पोर को सेपरेटली मेंशन क्यों किया है? क्योंकि एनसीईआरटी हाईलाइट करना चाहता है कि जूओस्पोर मोटाइल होते हैं और बाकी के सारे असेक्सुअल स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। अब डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और इसलिए ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के फंगी को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। सो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिए, asexual reproduction or asexual spores are generally absent in Basidiomycetes, and sexual reproduction or sexual spores are absent or unknown in Deuteromycetes। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 6 चीजें समझेंगे, compatibility, initiation of sexual reproduction in fungus, types of gametes, types of fruiting bodies, types of sexual spores, and 3 events of sexual reproduction। ये 6 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे
compatibility। दोस्तों, अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है और वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या हस्बैंड अपनी वाइफ को ब्लड डोनेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो पति पत्नी होने के बावजूद दोनों के ब्लड ग्रुप्स कंपैटिबल नहीं है। और हम जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ग्रुप्स कंपैटिबल होना ज़रूरी है। वैसे ही कंपैटिबिलिटी का कॉन्सेप्ट फंगी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। फंगी में मेल फंगस और फीमेल फंगस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में ए, बी, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं, फंगी में होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव मेटिंग टाइप्स। फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कॉम्पैटिबल मेटिंग टाइप्स का होना ज़रूरी है। लेकिन कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन दी है, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। बस इतना कहकर एनसीईआरटी ने छोड़ दिया है। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स क्या होता है, कौन से हाइफे कंपैटिबल है और कौन से नहीं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगले 15-20 सेकंड में आप समझ जाओगे। चलिए जानते हैं। कंपैटिबल हाइफे वो होते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट या ऑपोजिट मेटिंग टाइप से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव हाइफा और एक नेगेटिव हाइफा, ये दोनों कंपैटिबल हाइफे हैं। दोनों हाइफे पास आके फ्यूज कर सकते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पॉजिटिव हाइफा और पॉजिटिव हाइफा, ये दोनों इनकम्पैटिबल हाइफे हैं। दोनों हाइफे का फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। नेगेटिव हाइफा और नेगेटिव हाइफा, ये दोनों भी इनकम्पैटिबल हाइफे हैं। इनमें भी दोनों हाइफे का फ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ये दो हाइफे के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव मतलब मेल और नेगेटिव मतलब फीमेल ऐसे नहीं होता। ये बस दो टाइप्स है जो तय करेंगे कि दो हाइफे फ्यूज होंगे या नहीं। फंगी के लेक्चर में जब भी आप कंपैटिबल वर्ड सुनोगे, प्लस और माइनस हाइफे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव हाइफे आपके दिमाग में इमेजिन कीजिए। एज पर एनसीईआरटी, डिफरेंट फंगल ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत अलग अलग तरीके से हो सकती है। फाइकोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फ्यूजन से शुरू होता है। एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी मतलब हाइफे के फ्यूजन से शुरू होता है। गैमेट फ्यूजन में दो आइसोगैमस या दो एनाइसोगैमस गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोस्पोर बनता है, या फिर दो ऊगैमस गैमेट्स का फ्यूजन होता है और ऊस्पोर बनता है। ये गैमेट फ्यूजन फाइकोमाइसीट्स क्लास के फंगी में दिखता है। सोमा मीन्स बॉडी। सोमैटोगैमी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कंपैटिबल हाइफे के फ्यूजन से होती है। इन हाइफे के सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं। इस प्रोसेस में गैमेट्स नहीं बनते। ये एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स क्लास के फंगी में देखा जाता है। टाइप्स ऑफ गैमेट्स। एज पर एनसीईआरटी, गैमेट्स फाइकोमाइसीट्स में पाए जाते हैं। ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते हैं या मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो सकते हैं। आइसोगैमी में गैमेट्स जनरली मोटाइल होते हैं और दोनों गैमेट्स का साइज और शेप लगभग सेम होता है। एनाइसोगैमी में दो गैमेट्स अनइक्वल साइज के होते हैं और दोनों गैमेट्स आमतौर पर मोटाइल होते हैं। ऊगैमी में एक गैमेट छोटा होता है और यूजुअली मोटाइल होता है, और दूसरा गैमेट बहुत बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। फ्रूटिंग बॉडीज फंगी के स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स डेवलप होते हैं। ये मेनली एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स में पाए जाते हैं।
फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडीज जनरली एब्सेंट होते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, इसलिए इनमें भी फ्रूटिंग बॉडीज एब्सेंट होते हैं। एस्कोमाइसिटीज के फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प के अंदर एसाइड डेवलप होते हैं। हर एस्कस में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस के फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प पर बेसिडिया डेवलप होते हैं। बेसिडिया सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। आप सबने मशरूम्स देखे होंगे। जो मशरूम हमें दिखाई देता है वही फंगस का बेसिडियोकार्प यानी फ्रूटिंग बॉडी होता है। जैसे आप राइट साइड के इमेज में देख सकते हैं, मशरूम के अंदर सरफेस पे गिल्स या लैमिले होते हैं। इन पर बहुत सारे बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिडियम बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनता है और एस्कस एस्कोकार्प के अंदर होता है। बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के बाहर बनता है और बेसिडियम बेसिडियोकार्प पर होता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एस्कोस्पोर ए फॉर एस्कस के अंदर और बेसिडियोस्पोर बी फॉर बेसिडियम के बाहर। फंगी में 4 टाइप्स के सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जाइगोस्पोर, oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। हमने पढ़ा है असेक्सुअल स्पोर्स माइटोसिस के द्वारा बनते हैं, इसलिए उन्हें माइटोस्पोर्स भी कहा जाता है। लेकिन जाइगोस्पोर्स और oospores में जर्मिनेशन के समय मियोसिस होता है, जबकि एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स मियोसिस के द्वारा ही बनते हैं। इसलिए इन चारों सेक्सुअल स्पोर्स को मियोस्पोर्स कहा जाता है। अब हम जानते हैं फंगस की मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। असेक्सुअल स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोस्पोर और oospore में मियोसिस जर्मिनेशन के समय होता है, इसलिए ये दोनों सेक्सुअल स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं। एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर मियोसिस के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए ये दोनों सेक्सुअल स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। सो याद रखो दोस्तों, जाइगोस्पोर और oospore डिप्लॉयड होते हैं, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। जाइगोस्पोर और oospore फाइकोमाइसिटीज में बनते हैं। जाइगोस्पोर आइसोगैमस या एनएसोगैमस गैमेट्स के फ्यूजन के बाद बनता है। oospore oogamous रिप्रोडक्शन में बनता है। ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं। जर्मिनेशन से पहले इनमें मियोसिस होता है, जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं और फिर नया फंगल माइसिलियम डेवलप होता है। नाम से ही पता चलता है, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं। एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार एक एस्कस में जनरली 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स होते हैं। बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में बनते हैं। ये बेसिडियम के बाहर डेवलप होते हैं। एक बेसिडियम में जनरली 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स और बेसिडियम में सिर्फ 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ऐसा क्यों? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एस्कस में पहले मियोसिस होता है। मियोसिस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। इसके बाद एक एडिशनल माइटोटिक डिवीजन होती है। सो 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसलिए आमतौर पर एक एस्कस के अंदर 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियम में सिर्फ मियोसिस होता है, माइटोटिक डिवीजन नहीं होती। एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, इसलिए आमतौर पर एक बेसिडियम के बाहर 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं 3 स्टेजेस ऑफ फंगल सेक्सुअल साइकिल। दोस्तों, चाहे फाइकोमाइसिटीज में गैमेट फ्यूजन हो या फिर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में हाइफे का फ्यूजन हो,
दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेजेस का होता है: प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। फाइकोमाइसीटीज में दो हैप्लॉइड गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। गैमेट फ्यूजन के दौरान सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं दो गैमेट्स पास आते हैं और उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है। इस स्टेज पर न्यूक्लियर अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में कंपैटिबल हैप्लॉइड हाइफे के दो वेजिटेटिव सेल्स पास आते हैं और आपस में फ्यूज करते हैं। इन वेजिटेटिव सेल्स का भी सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों हाइफे पास आके उनके वेजिटेटिव सेल्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, लेकिन उनके पैरेंट न्यूक्लियर फ्यूज नहीं हुए हैं। चाहे फ्यूजन दो डिफरेंट गैमेट्स के बीच हो या दो हाइफे के वेजिटेटिव सेल्स का फ्यूजन हो, प्रोटोप्लाज्म के इस फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लाज्मोगैमी स्टेज के दौरान सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, पैरेंट न्यूक्लियर फ्यूज नहीं होते। प्लाज्मोगैमी के बाद सेकेंड स्टेज आता है कैरियोगैमी। फाइकोमाइसीटीज में प्लाज्मोगैमी के बाद जल्दी ही दोनों हैप्लॉइड पैरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी की वजह से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चलकर अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बना देता है और सेक्सुअल स्पोर में डेवलप होता है, जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। अगर रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है तो कैरियोगैमी के बाद बना डिप्लॉइड जाइगोट oospore में डेवलप होता है। जाइगोस्पोर और oospore को रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं। क्योंकि इसके चारों तरफ एक थिक वॉल होती है, ये स्पोर्स लंबे समय तक एडवर्स कंडीशंस सर्वाइव कर सकते हैं और डोर्मेंट रह सकते हैं। जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इनमें प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद न्यूक्लियर फ्यूज नहीं करते। दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियर एक ही सेल में साथ साथ रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं और ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन कहा जाता है। ध्यान रहे, डाइकैरियोटिक सेल डिप्लॉयड नहीं होता। इसमें दो अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियर एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसे n+n लिखते हैं, नॉट 2n। डाइकैरियोटिक सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करके डाइकैरियोटिक हाइफे बनाते हैं। इन हाइफे का हर एक सेल डाइकैरियोटिक होता है। बाद में फंगस फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज में डाइकैरियोटिक हाइफे के टर्मिनल सेल्स सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स में डेवलप होते हैं। एस्कोमाइसीटीज में इन स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स को एस्कस कहते हैं और बेसिडियोमाइसीटीज में इन स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल को बेसिडियम कहते हैं। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, एस्कस और बेसिडियम के अंदर दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियर फ्यूज करते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूजन को कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी की वजह से एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। अब कैरियोगैमी की वजह से डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया, लेकिन फंगस की मेन बॉडी क्या है? हैप्लॉइड। तो हमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने पड़ेंगे। डिप्लॉइड न्यूक्लियस से हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बनेंगे? करेक्ट, मियोसिस से। सो कैरियोगैमी के बाद फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज मियोसिस होती है। फाइकोमाइसीटीज में जाइगोस्पोर या oospore के जर्मिनेशन के दौरान मियोसिस होता है। इस मियोसिस से हैप्लॉइड न्यूक्लियर बनते हैं। इन हैप्लॉइड न्यूक्लियर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो जर्मिनेट होकर नया हैप्लॉइड माइसीलियम डेवलप करते हैं। एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में कैरियोगैमी के बाद बना डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस करता है। एस्कोमाइसीटीज में मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज में मियोसिस के बाद बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स जर्मिनेट करके नया हैप्लॉइड फंगल माइसीलियम बनाते हैं। फंगी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने का बेसिस होता है माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, स्पोर फॉर्मेशन का मेथड
और फ्रूटिंग बॉडीज। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, किंगडम फंगी को 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब तक हम फंगी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, जैसे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी, एस्कस, बेसिडियम क्या होते हैं, और हम ये भी जानते हैं जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं। इसलिए अब इन चारों फंगल क्लासेस को समझना आपके लिए बहुत इजी होगा। चलिए एक एक करके इन सभी क्लासेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज मोस्टली एक्वेटिक फंगी होते हैं, लेकिन ये मॉइस्ट एंड डैम्प जगहों पर और डिकेइंग वुड पर भी मिल जाते हैं, या फिर ये पौधों पर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका माइसिलियम असेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है। इन फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर्स से होता है। जूओस्पोर्स मोटाइल होते हैं, अप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत गैमीट फ्यूजन से होती है। गैमीट्स आइसोगैमस या फिर एनाइसोगैमस या फिर ओगैमस हो सकते हैं। गैमीट फ्यूजन से एक थिक वॉल जाइगोस्पोर बनता है। जाइगोस्पोर एडवर्स कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है, और कंडीशंस फेवरेबल होने पर यह जर्मिनेट करता है और नया फंगल माइसिलियम प्रोड्यूस करता है। फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल्स है म्यूकोर, राइजोपस यानी बेड मोल्ड, और एल्ब्यूगो, जो मस्टर्ड या सरसों के पौधे का ऑब्लिगेट पैरासाइटिक फंगस होता है और उनमें व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। अब हम फंगी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज। इन्हें कॉमनली सैक फंगी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके एस्कोस्पोर्स एक सैक लाइक सेल के अंदर बनते हैं, जिसे एस्कस बोलते हैं। इसी वजह से नाम पड़ा एस्कोमाइसिटीज। याद रखना दोस्तों, सैक फंगी मतलब एस्कोमाइसिटीज। मोस्ट एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेल्यूलर होते हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। लेकिन कुछ यूनिसेल्यूलर फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे यीस्ट, सेचुरोमाइसिस। एस्कोमाइसिटीज अलग अलग न्यूट्रिशनल मोड्स शो करते हैं। कुछ फंगी डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इन फंगी को सैपोफाइट्स कहते हैं। कुछ फंगी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में डेड मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल करते हैं। ऐसे फंगी को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। कुछ फंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं और उनमें डिसीजेस भी कॉज करते हैं। ये फंगी पैरासाइट्स होते हैं। कुछ फंगी एनिमल डंग पर ग्रो करते हैं। इन्हें कॉप्रोफिलस फंगी कहा जाता है। कॉप्रो का मतलब होता है डंग या गोबर, और फिली वर्ड का मतलब होता है लव, एफिनिटी या अट्रैक्शन। एस्कोमाइसिटीज का माइसिलियम ब्रांच्ड होता है और सबटेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया स्पेशल माइसिलियम के बाहर बनते हैं, जिनको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। कोनिडियो वर्ड का मतलब होता है डस्ट, और फोर का मतलब होता है टू कैरी। स्पोर्स डस्ट जैसे होते हैं, सो जो स्पेशल माइसिलियम कोनिडिया को कैरी करते हैं उन्हें कोनिडियोफोर्स कहते हैं। कोनिडिया फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन के बाद नए हाइफे और नया माइसिलियम बन जाता है। एस्कोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स को एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स सैक लाइक एसाई के अंदर बनते हैं, इसलिए इनको सैक फंगाई भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना दोस्तों, एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया एक्सोजेनसली फॉर्म होते हैं और एस्कोस्पोर्स एंडोजेनसली फॉर्म होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कैसे कोनिडिया कोनिडियोफोर्स के बाहर यानी एक्सोजेनसली फॉर्म हो रहे हैं, और एस्कोस्पोर्स कैसे एस्कस के अंदर यानी एंडोजेनसली फॉर्म हो रहे हैं। एसआई फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज्ड होते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। अलग अलग फंगी में एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है।
एस्कोमाइसिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स है एस्परजिलस, क्लाविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री की रिसर्च में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। मोरल्स और ट्रुफल्स जैसे कुछ एस्कोमाइसिटीज एडिबल डेलिकेसीज भी होते हैं। ये अपनी यूनिक फ्लेवर और एरोमा के लिए फेमस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंगी का तीसरा क्लास, बेसिडियोमाइसिटीज। इस ग्रुप में मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल्स शामिल होते हैं। ये फंगी सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स और लिविंग प्लांट्स पर पैरासाइट के रूप में ग्रो कर सकते हैं। रस्ट और स्मट्स पैरासाइटिक बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। इनमें असेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत सोमैटोगेमी से होती है, यानी डिफरेंट कंपैटिबल स्ट्रेन्स के दो सोमैटिक सेल्स फ्यूज होते हैं। इस फ्यूजन के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है। ये डाइकैरियोटिक सेल्स रिपीटेडली डिवाइड करके डाइकैरियोटिक माइसेलियम बनाते हैं। डाइकैरियोटिक माइसेलियम से फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। बेसिडियोकार्प के अंदर डाइकैरियोटिक माइसेलियम के कुछ टर्मिनल सेल्स डिफरेंशिएट होकर बेसिडियम बनाते हैं। हर बेसिडियम में दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूज करके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस को कैरियोगैमी कहते हैं। यह डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस करता है और चार हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इस ग्रुप के एग्जाम्पल्स है अगैरिकस यानी मशरूम, अस्टालिगो यानी स्मट और पक्सीनिया यानी रस्ट फंगस। अब हम फंगी की लास्ट क्लास पढ़ते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है। इस क्लास में वो सारे फंगी को इकट्ठा किया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते या फिर उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें अब तक पता ना चला हो। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगी का वेटिंग रूम होता है, जहां फंगी तब तक रहते हैं जब तक उनकी सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर नहीं हो जाती। बाद में जब उस फंगस का सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर होता है, तब साइंटिस्ट उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकालकर उनके सही ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं। कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि पहले किसी फंगस के सिर्फ असेक्सुअल स्टेज को डिस्कवर किया गया, उस असेक्सुअल स्टेज को एक नाम दिया गया और उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया। बाद में उसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुआ, लेकिन क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल अलग था, साइंटिस्ट ने उसे दूसरा नाम दे दिया और उसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में क्लासिफाई कर दिया। कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता रहा कि ये दो अलग अलग फंगी है। बाद में डीएनए सीक्वेंसिंग और मॉलिक्यूलर स्टडीज के मदद से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ये दोनों नाम एक ही फंगस के अलग अलग लाइफ स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तब उस फंगस को ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटाकर उसके ओरिजिनल क्लास यानी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प करेगा। अराउंड 1794 साइंटिस्ट को एक फंगस मिला जो कोनिडिया बनाता था। उस समय उन्हें उस फंगस का सेक्सुअल स्टेज बिल्कुल भी पता नहीं था। इस फंगस के बॉडी स्ट्रक्चर्स जैसे माइसिलियम, कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर उन्होंने उसका नाम ट्राइकोडर्मा रख दिया। और क्योंकि उसका सेक्सुअल स्टेज अननोन था, इसलिए उसे ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप में शामिल कर दिया। अब कई साल बाद अराउंड 1825 में साइंटिस्ट को एक और फंगस मिला जो एस्कोकार्प और एस्कोस्पोर्स बनाता था। उस फंगस को इन्होंने नाम दिया हाइपोक्रिया और उसे एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। उस समय किसी को ये नहीं पता था कि ट्राइकोडर्मा और हाइपोक्रिया एक्चुअली एक ही फंगस के दो अलग अलग लाइफ स्टेजेस है, क्योंकि इनका सेक्सुअल स्टेज और असेक्सुअल स्टेज दिखने में बिल्कुल अलग होते हैं। और उस वक्त डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी,
जिससे ये प्रूव किया जा सके कि दोनों एक ही फंगस है। फिर 1990s के दौरान डीएनए सीक्वेंसिंग और मॉलिक्यूलर स्टडीज की मदद से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ट्राइकोडर्मा उस फंगस का असेक्सुअल स्टेज है, जबकि हाइपोक्रिया उसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज है। और क्योंकि उस फंगस का सेक्सुअल स्टेज एस्कोकार्प और एस्कोस्पोर्स बनाता है, इसलिए उसकी असली जगह एस्कोमाइसिटीज में थी। इसीलिए ट्राइकोडर्मा को ड्यूटेरोमाइसिटीज से हटाकर एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी वजह से ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी या टेम्पररी वेटिंग ग्रुप कहा जाता है। जैसे ही किसी फंगस का सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाता है, उसे उसके करेक्ट फंगल क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज के कुछ जनरल फीचर्स देखते हैं। इस क्लास की फंगी में रिप्रोडक्शन असेक्सुअल स्पोर्स यानी कोनिडिया के द्वारा होता है। इनका माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। और इनमें से बहुत सारे फंगी डिकम्पोजर्स होते हैं। ये डेड प्लांट मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस क्लास के एग्जाम्पल्स है ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। इस टेबल को अच्छे से बाय हार्ट कर लो। इसमें किंगडम फंगी की पूरी समरी एक ही जगह दी गई है। एग्जाम से पहले सिर्फ इस टेबल का रिवीजन कर लोगे तो पूरा किंगडम फंगी एक ही बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। लेक्चर में एक और सवाल मैंने पूछा था, यीस्ट यूनिसेल्यूलर है, फिर भी इसको फंगी में क्यों रखा है, प्रोटिस्टा में क्यों नहीं? देखो दोस्तों, यीस्ट यूनिसेल्यूलर जरूर है, लेकिन उसके बाकी सारे कैरेक्टर्स फंगी वाले हैं। सबसे पहली बात, यीस्ट की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा में अगर सेल वॉल होती भी है तो यूजुअली सेल्यूलोज या फिर दूसरे किसी मटेरियल की होती है, काइटिन की नहीं। दूसरी बात, यीस्ट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता और एनिमल्स की तरह ये अपना खाना निगलता भी नहीं है। ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, मतलब अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के बाहर रिलीज करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और फिर डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ये फीचर फंगी का हॉलमार्क है। तीसरी बात, यीस्ट ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड स्टोर करता है, बिल्कुल फंगी की तरह। चौथी बात, इसका रिप्रोडक्शन भी फंगल पैटर्न फॉलो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली बडिंग से होता है और बहुत सारे यीस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जिनमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इसी वजह से सच्चरोमाइसिस जैसे यीस्ट को एस्कोमाइसिटीज में प्लेस किया गया है। इन सब बेसिस पर हम कह सकते हैं यीस्ट फंगी से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, प्रोटिस्टा से नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी ने यीस्ट को किंगडम फंगी में प्लेस किया है, प्रोटिस्टा में नहीं। और इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं किंगडम फंगी। आज हमने फंगी की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, अगर आपके फंगी के कंसेप्ट क्लियर हो गए हो, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही नीट ओरिएंटेड बायोलॉजी लेक्चर्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर किंगडम फंगी से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी या कन्फ्यूजन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं या मेरी टीम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिए गए किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहिए और अपनी नीट ड्रीम की तरफ लगातार बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।